तो कल के बाजार में अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए आज के बाजार को जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो बाजार में लगातार चौथे दिन आज तेजी रही। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन भी देखने को मिला, लेकिन सेंसेक्स में करीब 90 अंकों की बढ़त आई बंद होते तक। वहीं निफ्टी सपाट लेकिन हरे निशान में बंद हुआ। बैंक शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखी गई, खासकर आखिरी 1.5 घंटे में खरीदारी काफी अच्छी रही और बैंक निफ्टी 0.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ। हाँ, मिड कैप शेयरों में आज जरूर निराशा रही, लाल निशान में ये फिसले। पिछले 6 दिनों से यहाँ तेजी थी, लेकिन आज यहाँ पर गिरावट आ गई। सेंसेक्स स्पेसिफिक, अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बैंकों के साथ साथ एफएमसीजी शेयरों में भी बढ़त का कारोबार रहा, लेकिन रुपए में मजबूती आने से आईटी और फार्मा सेक्टर को आज झटका लगा। तो ये तो रही आज के कारोबार की बातें, लेकिन कल किन शेयरों में एक्शन रहेगा, कहां ध्यान रखना है, कहां नजर होनी चाहिए, सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मार्केट रेटर प्रदीप पंड्या। तो प्रदीप, कल बाजार पर किस तरह की और कहां नजर रखनी होगी? कल के दिन जिन खास कंपनियों पे आपकी नजर होनी चाहिए उनमें शामिल है HEG, क्योंकि इसका बाईबैक टेंडर ऑफर शुरू हो रहा है और टेंडर ऑफर है, हालांकि 5500 रुपए का ऑफर प्राइस है, तो एक अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है। स्टॉक पे नजर रखिएगा। इसके साथ ही साथ नजर रखिएगा अरविंद फैशन की कल लिस्टिंग होगी, तो पहली बार ये बाजार में उतरेगा। अरविंद मिल्स के डीमर्जर के बाद ये अलग अलग स्टॉक्स हैं जो एक एक करके लिस्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपकी नज़र होनी चाहिए लक्ष्मी विलास बैंक पे, जहां पर कल पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा सन टीवी, मेक मनी ऑर्गेनिक्स और SREI इंफ्रा, ये तीनों कंपनियां जो हैं इंटरिम डिविडेंड के लिए कल बोर्ड मीटिंग है, तो यहां पर डिविडेंड की घोषणा होगी जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जी प्रदीप, शुक्रिया। तो ये बात है जहां कल जरूर नजर रखिएगा। और बाजार की चाल पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड ब्रेकिंग के ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अगर हम थोड़ा आज के बाजार की बात कर लें यहाँ पर, तो आपको आज का बाजार कैसा लगा? खासतौर पर हमने देखा कि मिड कैप में जो एक 3-6 दिन से करीब एक अच्छी तेजी थी वो आज जाती रही। आज सेंसेक्स निफ्टी लगभग कल जैसे इस तरह देखने को मिले, खासतौर पर निफ्टी में। या ठीक बात बोल रहे हैं आप। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से निफ्टी अच्छी तेजी में और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे थोड़ा सा ब्रेक लगा, बट फिर भी ऐसा लगता है कि जो अंडर करंट है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं ये तो एक चीज मान ली है कि डाउनसाइड जो है, जो बहुत बड़ा क्रैक आना है मार्केट में, वैसा कुछ दिख नहीं रहा। 10,600-700 एक रेंज है जहां पे मार्केट अच्छा सपोर्ट ले रहा है बार बार। पैनिक वाली सिचुएशन में भी और जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन थे तभी भी 10,600 पे सपोर्ट लिया, और फिर अब जिस तरीके से कुछ ऐसी क्लैरिटी बन रही है या एक आम सहमति बन रही है कि कहीं ना कहीं एक हंग पार्लियामेंट, हंग सरकार नहीं आएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वो है वो मजबूत हो रहा है, और एनडीए का मजबूती की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में मजबूती दिख रही है। क्रूड ऑयल स्टेबल हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, तो कई सारी चीजें, और साथ में PMI इंडेक्स भी अच्छा आया, मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडेक्स होता है, तो ओवरऑल चीजें पॉजिटिव थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं वहां पे अच्छी वैल्यू पिक्स को ढूंढे और अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करें और निवेशित रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी खराब क्वालिटी के स्टॉक्स भी चल रहे हैं, तो मेरा कैविएट यही है कि हर कोई स्टॉक्स पे राइड ना करे। इस तेजी को राइड करना तो क्वालिटी के साथ करें। अगर कहीं नीचे भी आता है पोस्ट इलेक्शन मार्केट, तो एटलीस्ट उस टाइम पे पछताना नहीं पड़े। तो मेरी यही राय है कि कुल मिला के क्वालिटी के साथ जाए और वैल्यूएशंस सस्ता देखें। राइट, क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करें, सस्ते वैल्यूएशन पे अगर क्वालिटी स्टॉक मिल रहे हैं तो अपना निवेश उसमें बढ़ाएं, ये है राय। यहाँ पर संदीप जी, आज जो हमने देखा कि रुपए की मजबूती के चलते भी कुछ स्टॉक पे अच्छा खासा हिट हुआ, खासतौर पे अगर हम फार्मा स्टॉक्स की बात करें, IT स्टॉक्स की बात करें, तो क्या ये सिलसिला आगे भी देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मजबूती और रुपए में यहां से आएगी। आप ये मान के चलिए कि आज 70 के नीचे आ गया, 69.99 समथिंग कुछ होगा, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 69 विल बी अ गुड सपोर्ट, जहां पे एक बार कहीं ना कहीं डॉलर फिर से मजबूती दिखाने लगेगा। और IT और फार्मा, ठीक बात है कि जब मजबूती थी, रुपए में कमजोरी और डॉलर में मजबूती, तो ये सेक्टर्स को फायदा हो रहा था, बट अब ऐसा लगता नहीं कि इसमें रुपए में कमजोरी होने की वजह से यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा गिरावट वैसे आ जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से IT के स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव है। अभी भी दिग्गज कंपनियां भी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, इतने बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ वो ट्रेड कर रही हैं।
तो मुझे लगता नहीं कि वहां पे कोई बहुत बड़ा पैनिक मचेगा। फार्मा में भी इवन ऐसा लगता है कि जिस तरीके का मार्केट में माहौल बना है, बाइंग आएगी और कहीं ना कहीं वहां पे भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप फार्मा कंपनीज जो इतने दिन तक नहीं चल रहे थे, वहां पे मजबूती दिखने लगी और मुझे लगता है कि वहां पे भी वापस से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ये अच्छे खासे तेजी दिखाएंगे। राइट, खास तौर पे संदीप जी मिड कैप्स की बात आप भी कर रहे हैं, तो जो आज 6 दिनों के बाद एक करेक्शन आ गया है, तो ये एक मोमेंटरी चीज है। आगे क्या हम जो तेजी का मोमेंटम था वो बना रहेगा या यहाँ से थोड़ा दबाव रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि तेजी एक बार बनी रहनी चाहिए। देखिए, ब्रॉडर मार्केट्स तो सर्टेनली देखना ही है और ब्रॉडर मार्केट्स के साथ जो मैक्रोज है वो भी देखना है, बट अभी तक जो चीजें सामने आ रही है सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट की तेजी की तरफ ही इशारा दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पैनिक करना चाहिए। अगेन वही जो मैं बार बार कॉशन या कैविएट कर रहा हूं कि क्वालिटी स्टॉक्स और लिवरेजिंग इन चीजों पे ध्यान रखें थोड़ा सा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें अब पछताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में पैसा बनना चाहिए और 10,600-700 जो मैं कह रहा हूं एक रेंज है जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट रेंज है। और ऊपर की साइड बार बार ये चीज तो क्लियर है कि 11,100 का लेवल क्रॉस करने में बहुत जोर आ रहा है, मार्केट को बार बार वहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और अगर ये लेवल्स एक बार क्रॉस होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 11,300-400 तक के लेवल्स बहुत इजीली मार्केट दिखा सकता है। राइट, चलिए, तो ये बात हो गई कि आपको मार्केट में क्या स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, बात कल की भी, और इन टर्म्स की इस समय चुनाव के पहले का जो माहौल, वहां पर आपको कैसे बाजार को रीड करना है। इधर चुनाव आचार संहिता लगने से पहले संभवतः आखिरी कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों के SC/ST कोटे को बहाल रखने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। ये कोटा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से खत्म हो गया था। इसके अलावा सरकार ने शुगर, पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन तमाम सेक्टर्स के लिए भी अहम फैसले किए हैं। डिटेल बताने के लिए हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, कई बड़े फैसले ठीक चुनाव से पहले और सरकार ने मजबूती के साथ ये फैसले रखे हैं, क्या इनमें बड़े हाइलाइटर्स हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो आर्थिक नहीं राजनीतिक ज़्यादा है वह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों खासतौर से विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें SC/ST कोटे के आरक्षण को लागू करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला जो आर्थिक ज़्यादा है वह टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार ने विशेष कह सकते हैं कि टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। इसके तहत ये होगा कि राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो भी टैक्स लगते हैं टेक्सटाइल सेक्टर पर, उनमें से सरकार एक 10% से ज़्यादा हिस्सा रिबेट के तौर पर वापस कर देगी। ये जो स्टेट रिबेट लेवी स्कीम होती है उसका दायरा बढ़ाया गया है, उसमें कई सारे नए टेक्सटाइल प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। तो टेक्सटाइल में रोजगार के लिए सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है, तो उसके लिए एक बड़ी राहत की बात, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए राहत की बात। पावर सेक्टर के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पावर सेक्टर के लिए जो थर्मल पावर प्लांट है, जो स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं, उनके जिनके हालत काफ़ी ख़राब है उनकी हालत बेहतर हो, इसके लिए यह तय किया गया है कि ऐसे पावर प्लांट के पावर परचेज एग्रीमेंट जल्द खत्म नहीं किए जाएंगे, उनके लिए कोल लिंकेज की व्यवस्था कराई जाएगी। जो हाइड्रो पावर प्लांट है उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी सस्ते दर पर ब्याज और फंड जुटाने के लिए। एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है चीनी कंपनियों के लिए और एथनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए। एथनॉल प्लांट लगाने के लिए जो भी चीनी कंपनियाँ या गैर चीनी कंपनियाँ कर्ज लेंगी उनको सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाएगा, यानी बाजार पर जो ब्याज बाजार से मिलने वाले कर्ज पर जो ब्याज चुकाएंगे उसका आधा हिस्सा सरकार वहन करेगी या फिर कम से कम 6% हिस्सा ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। और इस पे करीब 33,100 करोड़ रुपए के ब्याज सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो लक्ष्मण ने बताया कई सेक्टर, खासतौर पर टेक्सटाइल की बात उन्होंने कही। तो टेक्सटाइल सचिव राघवेंद्र सिंह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि WTO नियमों की वजह से वाणिज्य मंत्रालय से मिलने वाली राहत दिसंबर 2019 से खत्म हो जाएगी और इसलिए ये फैसले जो लिए गए हैं वो लेना बेहद जरूरी था। तो एक सब्सिडी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से 4% की मिला करती थी, वो WTO कंपैटिबल नहीं रही 31 दिसंबर के बाद। तो वो 4% का कम होना और जहाँ की हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जैसे कि बांग्लादेश है या वियतनाम है जिनका कि ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस है, हमारा जो बिगेस्ट मार्केट है जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद अमेरिका है, तो इन सब में एक अनड्यू एडवांटेज इन लोगों को मिल रहा था। ये जो रिबेट है ये टैक्सेस का है विच इज़ बाय वे ऑफ राइट, ये सब्सिडी नहीं है और इसीलिए ये WTO कंपैटिबल भी है। तो इसलिए हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं जो कि MSME सेक्टर से हैं उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी।
राइट, तो कई बड़े फैसले खासतौर पे टेक्सटाइल, पावर, शुगर सेक्टर से जुड़े हुए फैसले यहाँ पर बड़े कैबिनेट में हुए। संदीप जी, कैसे देखते हैं इन फैसलों को आप? ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे या सिर्फ एक एडजस्टमेंट करने के लिए काफी रहेंगे? नहीं, सर्टेनली देखिए ये फायदेमंद तो रहते हैं। और देखिए इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जो फोकस है सरकार का वो जायज है, क्योंकि बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। और फिर जिस तरीके से एक के बाद एक सेगमेंट स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक जो पॉलिसीज आ रही है, क्योंकि देखिए अब इलेक्शंस का टाइम, आचार संहिता लगने वाली है, तो और जिस तरीके से स्टॉक्स में जो चाल आ रही है, रीजन भी यही है कि स्टॉक्स में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो चाल बन रही है, जो तेजी की बात कर रहे हैं, यही एक कारण है कि जो पॉलिसीज है वो वापस से इम्प्लीमेंट हो रही है और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होने की कोशिश हो रही है। टेक्सटाइल्स में जो ये स्टेट लेवीज का रिबेट है वो एक प्लस रहेगा। तो जैसे कि वर्धमान टेक्सटाइल्स है, नितिन स्पिनर्स है, अंबिका कॉटन है, ये क्वालिटी स्टॉक्स है, इन पे ध्यान देना चाहिए। पावर में भी देखिए पावर प्लांट्स कई हद तक काफी ब्लीड कर रहे हैं, वहां पे कुछ अच्छी चीजें आ रही है। एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये दोनों को बहुत फायदा हो रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी ट्रीट किया जाएगा, हाइड्रो, इथेनॉल पे इनफैक्ट सस्ता कर्ज। तो ये सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं काफी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट लाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज भले ये न्यूज पे ये सारे स्टॉक्स एक बार बहुत बड़ा हाइक दे चुके हैं, बट जहां पे भी ये नीचे होए, ठंडा होए एक बार मार्केट, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा सा हीटेड है, मुझे लगता है ये सारी पॉलिसीज को ठीक से पढ़ के ध्यान में रखते हुए जो स्टॉक्स बेनिफिशियरी है उन स्टॉक्स में निवेश सर्टेनली नीचे के लेवल्स पे करना चाहिए। चलिए, तो निवेश बनता है यहाँ पर। इसके अलावा बात कर लेते हैं फटाफट जेट एयरवेज की, जिसकी करीब 40% फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पा रही हैं। वहीं आज एविएशन मंत्री सुरेश प्रभु ने साफ किया कि एयरलाइंस के कर्ज पर रीस्ट्रक्चरिंग पर खास नजर बनी हुई है। एयरलाइंस को कहा गया है कि वह किसी भी कैंसिलेशन की स्थिति में इसकी सूचना पैसेंजर्स को एडवांस में दे दे। The DGCA is completely constantly monitoring the situation to ensure that all aircraft which are flying conform into the highest safety standards. As far as the debt resolution plan is concerned, the banks led by State Bank of India as a consortium leader are actually trying to address that issue. Our ministry keeps watching the situation very closely, and within the rights that are available to us, within the responsibility that are entrusted to us, will ensure that passenger interest will be protected. तो जेट को लेकर लगातार रोज कुछ खबरें, कुछ नेगेटिव तो कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है लगातार। और संदीप साहब, तो जेट इन पर्टिकुलर तो है ही, और पूरा एविएशन सेक्टर, ये सब आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए ओवरऑल एविएशन सेक्टर की एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं समहाउ इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस सेक्टर पे दाव नहीं लगाता और न लगाने की राय देता हूं। बट फिर भी ये है कि क्रूड ऑयल का एक अच्छा कॉन्ट्रा प्ले रहता है, और अभी जिस तरीके से क्रूड ऑयल एक बेस बना रहा है या बहुत ऊपर नहीं जाएगा, और जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने अभी एक ऐलान भी किया और इनफैक्ट गुहार भी लगाई ओपेक कंट्रीज को कि भाई आप लोग क्रूड को अननेसेसरीली तेज होने ना दें, तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। और इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, उनको बहुत फायदा होता है। और पर्टिकुलरली एविएशन कंपनीज क्रूड का जबकि कॉन्ट्रा प्ले है, तो मुझे लगता है कि ये प्योरली नजरें इसी पे बनाए रखते हैं जो भी ट्रेडर्स है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत लगती नहीं है इस सेक्टर को लेकर। कहीं ना कहीं ट्रेडिंग बेट्स बनती है और पोजिशनल कॉल्स ली जा सकती है। और जेट में भी मुझे लगता है कि जितने नेगेटिव्स थे कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड हो चुके हैं, और अब जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब इतने बड़े दिग्गज लैंडर्स और सरकार सब लोग लग चुके हैं कि इस चीज को रिवाइव किया जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउनसाइड बहुत ज्यादा लगता नहीं है। और कहीं ना कहीं जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बाकी जो दूसरा इंडिगो है, जो इंटरग्लोब एविएशन है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है एज अ स्टॉक, तो वहां पे थोड़ा सा दाव लगाया जा सकता है, बट ऑन डिक्लाइंस। जी, चलिए, तो ये बात हो गई एविएशन सेक्टर की, और अब वक्त है आपको निफ्टी स्ट्रेटजी बताने का। हमारे तीन विद्वान क्या राय लेकर आते हैं, आपको कल क्या करना चाहिए निफ्टी में, तो लेकर आते हैं आपके लिए स्क्रीन पर। सबसे पहले निशान जैन साहब की राय है कि निफ्टी में खरीदारी करके चलें। आपके लिए टारगेट्स दे रहे हैं 11,200 के, स्टॉप लॉस लगाएंगे 10,990 पे। राय नंबर 2, और वो है प्रदीप होचंदानी साहब की। वो कह रहे हैं कि निफ्टी में आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। टारगेट्स होंगे 11,000, स्टॉप लॉस होगा 11,090 का। और राय नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आएगी, और ये राय है खरीदारी की अल्पेश शफूरिया साहब की राय, जो आपको निफ्टी फ्यूचर्स बाय करने के लिए कह रहे हैं। टारगेट होंगे 11,150 के, तो स्टॉप लॉस लगेगा 11,050 पर। तो ये हुई निफ्टी स्ट्रेटजी, और
टेक्निकल ब्रेकआउट वाला शेयर क्या है, तो वो है SBI। यहाँ पर मनोज सचदेवा साहब की सलाह है कि आप SBI में खरीदारी करके चलें। टारगेट होंगे 296 रुपए के, स्टॉप लॉस लगाएंगे 289 रुपए पर। वायदा से फायदा कहां होगा, तो जी वो होगा L&T फ्यूचर्स में। L&T में टारगेट होंगे 1404 के, स्टॉप लॉस होगा 1327 का। सुमित बागड़िया ये खरीदारी करने की सलाह आपको दे रहे हैं। चलिए, तो इन तमाम चीजों के बाद अब वक्त हो गया है आज के वैल्यू पिक का। तो संदीप जी, वो कौन सा शेयर है, वो कौन सा स्टॉक है जो आपने काफी विचार के बाद, काफी मंथन के बाद हमारे दर्शकों के लिए निकाला है और वो उन्हें एक अच्छा फायदा करा सकता है? देखिए, स्टॉक है गैब्रियल इंडिया। इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है निचले स्तरों पे, और उसके बाद काफी ऊपर भी गया, फिर अब करेक्टेड भी है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड है। क्वालिटी कंपनी, इनफैक्ट एक 60 साल पुरानी कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और जिस तरीके से इनका कोलैबोरेशन है KYB कॉर्पोरेशन के साथ, इतना पुराना कोलैबोरेशन, और वो कंपनी भी बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, वन ऑफ दी इनफैक्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट सप्लायर है शॉक्स एंड स्ट्रट्स की और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स है इस कंपनी के, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और इसीलिए इस कंपनी को मैं वैल्यू पिक के तौर पे उतारा हूँ। आप देखिए, अगर पी मल्टीपल्स देखें तो करीब 20-21 के पी मल्टीपल पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें तो करीब 29 का है, और फिर जो ग्रोथ दी है कंपनी ने पिछले, अगर 3 साल की कैगर देखें प्रॉफिट्स में, तो वो करीब 16-17% है। सेल्स की ग्रोथ भी 8-10% है, और डिविडेंड भी देती है, और ओवरऑल डेट्स है नहीं, जीरो डेट कंपनी है। इन सबको देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए इन लेवल्स पे। सबसे बढ़िया चीज है कि बहुत ज्यादा ये वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है, अननेसेसरली मूवमेंट्स नहीं देता ये, और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है मुझे यहाँ से। और अगर नीचे आता भी है तो वो एक एक्यूमुलेशन का मौका होगा, क्योंकि एक क्वालिटी कंपनी है, कंटिन्यूअस बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रही है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे बिल्कुल निवेश करना चाहिए, और 190 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करें इन लेवल्स पे 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। राइट, तो आज की वैल्यू पिक है गैब्रियल इंडिया। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर संदीप जी, और टारगेट्स आपके लिए रखे गए हैं 190 रुपए के। फिलहाल 153 रुपए 55 पैसे पर आज की इसकी क्लोजिंग है, और 6 से 9 महीने की अवधि है जब ये शेयर आपको एक अच्छा हैंडफुल रिटर्न दे सकता है। तो आज का वैल्यू पिक हुआ गैब्रियल इंडिया। तो यहाँ पर सबसे पहले श्रेयांश साहब का सवाल होगा। श्रेयांश प्रजापति जो अहमदाबाद से हमें सवाल भेज रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि NHPC में आपके पास 500 शेयर हैं, 25 रुपए के भाव पे खरीदे हुए हैं, और फिलहाल 60 पैसे के आसपास लॉस हो रहा है। बहुत बड़ा लॉस नहीं है संदीप जी, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए यहाँ? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए, आज जिस तरीके से ब्रेक के पहले पॉलिसीज के ऊपर बात हो रही थी, और इस सेक्टर के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहें, होल्ड करें अभी, और करीब 30 रुपए के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। चलिए, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर। NHPC 30 रुपए का टारगेट लेके चलिए और उसे रखिए अपने पास संभाल कर। अगला सवाल राघवेंद्र जी का बेंगलोर से। L&T फाइनेंस के लिए 1000 शेयर 141 के भाव पर आपके पास, और यहाँ पर 25 पैसे का लॉस। संदीप जी, इस शेयर में भी बहुत मामूली सी इनको लॉस हो रही है, लेकिन क्या करना चाहिए? क्या बाहर निकलना चाहिए या इसे संभाल के रखना चाहिए? फिलहाल नहीं, रखना चाहिए संभाल के। देखिए, कुछ दिनों से ये स्टॉक प्रेशर में जरूर रहा है, रीजन बीइंग कुछ IL&FS का एक्सपोजर और इन सब को लेकर, और NBFCs पे प्रेशर था। बट अब कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अच्छी पेडिग्री वाली जो NBFCs है, वो सर्टेनली आने वाले सालों में अच्छा करेंगी, और L&T बेहतरीन पेडिग्री वाली एक कंपनी है। तो L&T फाइनेंस में बिल्कुल मेरे हिसाब से निवेशित रहें, और अच्छी बात है कि बहुत कम लॉस है, और अगर ये और लॉस को अगर कैप्चर करना चाहे तो कहीं ना कहीं 130 का एक स्टॉप लॉस भी लगा ले। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर निवेशक है तो आराम से 175 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक में निवेशित है। राइट, L&T फाइनेंस में निवेशित रहने की सलाह। लॉस से घबराए नहीं, और अच्छा यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं संदीप, इसके लिए बने रहें, निवेशित रहें। अगला सवाल KC गुप्ता साहब का ग्वालियर से। एडलवाइस फाइनेंशियल्स के 100 शेयर आपके पास 139 के भाव पर, और 25 रुपए 75 पैसे का जोरदार मुनाफा। सर, ये मुनाफा और बढ़ेगा या अब वक्त है कि थोड़ा फायदा कमाया जाए?
नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी एंट्री ली है। आई मस्ट अप्रिशिएट, रीजन बीइंग कि जनरली इस स्टॉक में लोग बाग ऊपर के लेवल्स पे फंसे और उसके बाद जब भी एनबीएफसीज का, जो भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो एक माहौल खराब बना, तो ये स्टॉक में बहुत बड़ी पिटाई हुई थी और मैंने इनफैक्ट ये स्टॉक 210-20 के लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ है। उसके बाद वो 320-30 भी गया, फिर उसके बाद वापस से 280 पे जब रेकमेंड किया तो वहां से 140 भी आया है, तो आधा भी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब घबराने की इनको जरूरत नहीं है। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया और बहुत वैसे वॉलेटाइल स्टॉक है और कुछ 1-2 दिनों, कल और आज में तो प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये निवेशित रहें क्योंकि ऊपर का लेवल्स बहुत हाई है। इनको नहीं भूलना चाहिए 342 के लेवल से करेक्ट हुआ है, जस्ट बिकॉज उनकी एंट्री बहुत अच्छी है, इसीलिए इनको अच्छा मुनाफा और मार्केट भी साथ दे रहा है। तो मेरे हिसाब से 200 तक के टारगेट्स के लिए बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं। चलिए, तो निवेशित रहें, आगे अच्छा मुनाफा होगा और मुनाफा होगा। एडवाइस फाइनेंशियल में सलाह संदीप जैन साहब की कि इस शहर में बने रहने में समझदारी है। तो चलिए, इसी के साथ आज के लिए समय हो रहा है समाप्त। संदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? कई स्टॉक्स पे डिस्कस किया है, हो सकता है कि मैंने मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया, बट मेरा निजी निवेश एक भी स्टॉक नहीं है। जी, धन्यवाद। तो चलिए, आपसे भी लेते हैं इजाजत इसी उम्मीद के साथ कि आज जो ढेर सारी बातें शो पर हुई है उनका फायदा कल आप जरूर उठाएंगे, एक सुरक्षित और एक मुनाफे वाला ट्रेड करेंगे। नमस्कार।